अभी मेरे चैनल पे इसके व्यूवर्स ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको डाल दूं इसकी। ये मनोज कॉमिक्स के सेट हैं, जिसमें से अधिकांश कॉमिक्स मैंने डाले हुए हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व शीशगढ़ के नवाब शाहरियार हुकूमत करता था। वो बड़ा ही नेक दिल, रहमदिल और न्यायप्रिय था। अगर आपकी नज़र करम मुझ गालिब बेवा पर न होती तो मेरी बेटी सकीना की शादी मुमकिन ही न थी। अल्लाह मेरी उम्र आपको दे दे। ऐसा मत कहो बड़ी भी, करने वाला तो वह खुदा है, उसका शुक्र अदा करो। और यह है नवाब शाहरियार का भाई हिकमत यार, जो अपने भाई के ठीक विपरीत निहायत कमीना एवं बदमाश होने के साथ साथ काले जादू का शहंशाह भी था। उसकी कमीनी खसलत, आदतें और शैतानी इल्म से शीशगढ़ के लोग परेशान थे, इसलिए नवाब शाहरियार ने उसे शहर बदर कर दिया था। इस अपमान की आग में धधकता हिकमत यार अपने एकमात्र निकम्मे बेटे शमशेर के साथ खर शहर से बाहर एक खंडरनुमा वीरान में किला में जा बसा था। अब्बा जान, चाचा शाहरियार आज भी हमें महल में बाइज्जत तरीके से रहने देंगे। बस आप गुलबदन के लिए मेरा रास्ता बन लेते जाए। खामोश मूर्ख, शाहरियार से इंतकाम लेने के लिए मैं नित नए हथकंडे खोज रहा हूँ। तू कहता है कि मैं उसे अपना समधी बना लूँ। और शमशेर सिटपिटा कर चुप्पी लगा गया। अगले दिन, तुम लोग ही कुछ करो यार, मैं गुलबदन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। उस्ताद, मेरी समझ में तो नवाब शाहरियार ख्वाब से भी तुम्हें दामाद नहीं बनाएगा। और मेरी बात मानो तो गुलबदन को उठा लो किसी दिन। लगता है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब तुम दोनों जाकर शहर की हालत मालूम करते रहो, ठीक है? और यही अनुरोध हिकमत यार भी अपने एक दोस्त से कर रहा था। पाशा, तुम महल की एक एक खबर मुझ तक पहुंचाते रहो। जिस दिन भी लोहा गर्म होगा मैं चोट मार दूंगा। लोहा तो आज भी गर्म है हिकमत यार। नवाबजादी गुलबदन अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ी झरने की सैर करने आई हुई। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैंने तो इंतकाम की आग में अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं शमशेर मोहब्बत की आग में कुछ न कर बैठे। गुलबदन, खाना पीना बहुत हो चुका, चलो अब झरने में नहाते हैं। हाँ गुलबदन, ठीक है। फिर कुछ ही देर बाद, फरजाना, तुम सैनिकों से कहो वे दूर दूर तक फैल जाए ताकि इधर कोई परिंदा भी न पर मार सके। जो हुक्म नवाबजादी। फिर कुछ देर बाद ही। वो बस करो वरना पिट जाओगी। आहा मेरी गुलबदन। अगले ही पल छप छपाक। पहले तो सभी आश्चर्य से गूंगी रह गई, फिर एक साथ चीख पड़ी, बचाओ। चीख की आवाज़ सुन सैनिकों तक भी जा पहुंची थी। इधर झरने में भगदड़ मच चुकी थी। हाय मेरी गुलबदन, छोड़ कमीने, छोड़ दे हमें। आह, छोड़ दे मुझे। जल्दी आओ, गुलबदन खतरे में है। सर कलम कर दो सभी के। आदेश मिलते ही सैनिक झरने में कूद उठे। छप छप छपाक। और या फिर ओह खचाक। आह, रणछेद सा बन गया झंडे। कुत्ते खच या। मुकाबला टक्कर का था। उफ, धाड़ छपाक। जिसका भी ध्यान थोड़ा बढ़ता उसकी मौत निश्चित थी। इसी मुकाबले पर एक जोड़ी रसमयी दृष्टि और जमी हुई थी। वही हुआ जिसका डर था। अब यह लड़ाई जल्दी रोकनी होगी। अगली पर सर हैं। बाकी सैनिकों का आश्चर्य भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। या खुदा, यह तो आसमान में ही उठता चला जा रहा है। फरजाना, वापस चलने की तैयारी करो। जो हुक्म नवाबजादी। शाम को सिपा सलार के कक्ष में उस कमबख्त के पीछा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देने थे। मैं मजबूर था हुजूर, नवाबजादी ने पीछा करने के लिए मना कर दिया था।
तभी वहाँ वजीर खुदाबख्श ने प्रवेश किया। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब। क्या बात है सिपा सलार, आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? फिर वजीर के आग्रह पर सिपा सलार ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वजीर बोला, हो न हो वह हिकमत यार का बेटा शमशेर होगा। खैर बताना, फिलहाल नवाब साहब को यह बात मत बताना, कोई मुनासिब मौका देखकर मैं खुद ही उन्हें सब कुछ बता दूंगा। जी अच्छा। यह हिकमत यार के एक किले में सड़ाक सड़ाक उफ हाय। हा चाहता तो मैं ऐसी हरकत कब की कर चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से शहरयार को मेरे ठिकाने का पता चल जाता और मेरी सारी योजना गुड़गोबर हो जाती। कान खोल सर सुन, अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज ही रात मैं अपने आका को जगाकर उसे ऐसी ताकत मांगूंगा जो सारे शीर्षगढ़ को तहस नहस कर देगी। ओह, तुम मनसूबे बनाते रहो अब्बा जान, मैं आज ही रात अपने दोस्तों के कत्ल व अपनी बेइज्जती का बदला ले लूँगा। और उसी रात नवाब शहरयार के महल के पीछे स्थित बगीचे में एक साया खुदा और शीघ्र ही खुदा खुर ठाक एक बार से पहरेदार बेहोश हो गया। अगले ही पल वह महल के जनाने हिस्से में प्रविष्ट हो चुका था। लेकिन रास्ते में एक और रुकावट थी। इस रुकावट को खंजर से दूर करना होगा। यहाँ शमशेर ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन किया और गूं गूं खच वह कांटा निर्जीव होकर उसके मार्ग से दूर हो गया। तत्पश्चात वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मेरी गुलबदन, और अगले ही पल फू फू मेरी गुलबदन आई बचाओ। उसी रात पासा, इतनी रात का खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है हिकमत यार। शमशेर ने महल में घुसकर गुलबदन की आबरू लूटने की कोशिश की। इसलिए क्या कहना चाहते हो तुम, जल्दी कहो। उसे कत्ल कर दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नहीं, गम के मारे पागल हो उठा हिकमत यार। नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ये सच है हिकमत यार। बेबस सा पासा मूर्ति से सिर टकराने लगा था। नहीं नहीं, ठक ठक। फिर अचानक ही हिकमत यार की आंखें भयानक हो उठी। पासा, क्या तुम मुझे शमशेर की लाश तक पहुंचा सकते हो? लाश तक? लेकिन लाश के तो टुकड़े टुकड़े करके तहखाने में डाल दिए गए हैं। फिर तुम? उन्हीं टुकड़ों को बटोरना चाहता हूँ मैं। कहते कहते हिकमत यार की आंखों में मानो खून का सैलाब उमड़ पड़ा। जबकि इधर महल के तहखाने में शाबाश सिपाह सलार, इस कमीने को यही सजा थी, अब यही सड़ने दो उसके टुकड़े। अगर हिकमत यार यहाँ पहुँचने की कोशिश करे तो मैं फ़ौरन खबर करो। जी हुजूर आला। तत्पश्चात वजीर खुदा बख्श, आप हिकमत यार के खिलाफ कार्यवाही के लिए हमें कोई मुनासिब सलाह सोच कर दें। जी हुजूर। नवाब शहरयार और वजीर खुदा बख्श के जाने के बाद मैं अपनी आरामगाह में जा रहा हूँ। कोई गड़बड़ हो तो फ़ौरन खबर करना। जी हुजूर। करीब आधी रात को इस हुलिये में किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा हिकमत यार। कुछ ही देर बाद तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए। बेफिक्र रहो पासा, सारे शीशगढ़ पर मुसीबत आ जाएगी लेकिन तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। और सबसे पहले मुसीबत आई पहरेदारों पर। कीड़े मकोड़ों का वजूद मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। खचाक खचाक सर। तत्पश्चात मेरा शमशेर, तेरे एक एक टुकड़े का हिसाब लूंगा और मैं शहरयार और उसके कुत्तों से। फिर वह लाश के टुकड़ों को क्रमानुसार रखता चला गया। और फिर हिकमत यार के हाथ से निकली किरणों से सर 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 शमशेर का टुकड़ों में बटा शरीर इस तरह जुड़ता चला गया कि जैसे कि किसी धातु पर वेल्डिंग कर दी गई हो। अय मेरे आका, अब मैं अपने बदन का एक एक हिस्सा कुर्बान करूंगा और बदले में तू शमशेर के बदन को जान अदा करते जाना।
शमशेर का टुकड़ों में बटा शरीर इस तरह जुड़ता चला गया जैसे किसी धातु पर वेल्डिंग कर दी गई। वह मेरे आका, अब मैं अपने बदन का एक एक हिस्सा कुर्बान करूंगा और बदले में तू शमशेर के बदन को जान अदा करते जाना। इधर सिपा सलार, सोने से पहले पहरे पर तैनात सिपाहियों को एक नज़र देख लेना चाहिए। और इधर, अय मेरे आका, यह आँख कुर्बान है तेरे नाम पर। खच, आह, वाह। फिर तो जैसे जुनूनी दौरा पड़ता चला गया हिकमत यार पर। आह, खच खच, आह, खच, आह। वो शरीर के सारे अंगों को काटता चला गया। तभी वह सिपा सलार आ पहुंचा। भीतर का मंजर देख उसकी आंखें आश्चर्य व भय से फैल गई। या खुदा, नवाब साहब को खबर करनी होगी। यह मेरी दूसरी आँख कबूल कर मेरे आका। आह, खच। कुछ देर बाद सिपा सलार वजीर के साथ साथ नवाब शहरयार की कसम पहुंचा। फिर वजीर उन्हें पूरी बात बताता हुआ बोला, हुजूर, अगर वह शैतान जाग गया तो सारे शीशगढ़ के लिए कहर बन जाएगा। उफ, अब हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, उन दोनों बाप बेटों को इस समय दीवारों में चुनवा दिया जाए। इस तरह न ही गुलबदन की बदनामी होगी और न ही लोगों को हिकमत यार के अंजाम के बारे में पता चलेगा। मैं एक ऐसे सूफी को जानता हूँ जो सारा इंतजाम फौरन कर देगा। कुछ ही देर बाद नवाब शहरयार के सामने शहर का सबसे बड़ा सूफी मौजूद था। हुजूर, मैं ईंटों और पत्थरों पर आयतल कुर्सी का दम किए दे देता हूँ। आप उन ईंटों और पत्थरों से तहखाने के दरवाजे पर दीवार चुनवा दें। इससे वह शैतान कभी बाहर ना निकल सकेगा। लेकिन साथ ही उस दीवार में यह भी लिखवा दे कि कोई भी इस दीवार को ना हटाए, वरना वह शैतान जाग उठेगा और बाहर निकल कर तूफान मचा देगा। आयतल कुर्सी, कुरान पाक की चंद पंक्तियाँ। शीघ्र ही, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि तहखाने के भीतर खच्चाक। आह, और बाहर, आह, जल्दी करो, आह, गुर गुर, शैतान जाग रहा है। शैतान वाकई जाग उठा था और बाहर निकलने को व्याकुल था, परंतु दीवार पूर्ण हो चुकी थी। उसके रहते अब उसका बाहर निकलना तो दूर, उसे छूना भी असहनीय पीड़ादायक था। और बाहर, यह तो पूरा महल काँप रहा है। ओह, लगता है जलजला आ गया है। संभालिए हुजूर। आह। हुजूर, शैतान ने बाहर निकलने के लिए तहखाने की दीवार को छुआ होगा। यह उसी का झटका है। अब तो जब जब वह दीवार को छुएगा तो ऐसे ही झटके लगेंगे और हमें इतनी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी होगी। फिर नवाब शहरयार के बाद कितने ही नवाबों और रजवाड़ों ने शीशगढ़ पर हुकूमत की, परंतु किसी ने भी तहखाने की दीवार हटाने की गलती नहीं किया था। आज भी शीशगढ़ के खंडहर रूपी महल के तहखाने में वह शैतान कैद है। माली बाबा, कहानी तो आपने कुछ ऐसी सुनाई कि सफ़र का कुछ पता ही नहीं चला। मनोज बेटा, मैंने जो भी कुछ बताया वह कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है, लेकिन मुझे तो यह कोरी गप लगती है। यू आर राइट मधु। बाय द वे, तुम लोगों को याद है पिछले दिनों राजधानी में एक ज़बरदस्त भूकंप आया था? हाँ संतोष, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि वह भूकंप शमशेर द्वारा तहखाने की दीवार को छूने के कारण ही आया था। संतोष के कहने का अर्थ समझकर सभी कह कहे लगा उठे। हा 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 हा, ये तभी शर्म आनी चाहिए। तुम किसी बुजुर्ग का इस तरह मजाक उड़ाते हो। सॉरी मैडम। मुफ, खान मैडम तो पिकनिक पर भी नसीहतें देने से बाज नहीं आती। माले बाबा ने जो कुछ बताया वो मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। यस मिसिस पांडे, अब अगर किसी बुजुर्ग की बात पे यकीन न भी आए तो उनका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मिस्टर भार्गव, ये आजकल के नौजवान कहाँ समझते हैं इन सब बातों को। और अब जाने भी दो साहब, हम लोग नवाब साहब शहरयार का माहौल देखते हुए रेस्ट हाउस में चलेंगे ताकि इन लोगों को मेरी बात का विश्वास आ जाए। शीशगढ़ की पहाड़ियों को सैर को जा रहा पर्यटकों का दल विक्टोरिया कॉलेज के 9 विद्यार्थियों, 4 लेक्चरर्स तथा ड्राइवर और मालिक को मिलाकर 15 लोगों का था। अब वे अपनी मंजिल से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर रह गए थे। कुछ ही देर बाद बस हाईवे से उस कच्चे रास्ते पर मुड़ गए जो कि नवाब शहरयार के खंडहर रूपी महल को जाता था।
ठीक उसी पल सड़क पर एक नीली वैन आकर रुकी थी। बस तो रेस्ट हाउस जाने के बजाय कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। यह हमारे हक में अच्छा ही हुआ है, चलो। और तुरंत ही वह वैन आगे बढ़ गई। इधर कुछ देर बाद महल के खंडहरों के भीतर, इस पर तो फारसी भाषा में वही चेतावनी लिखी है जो माली बाबा ने बनाई थी, जो माली बाबा ने बचाई थी। क्यों बच्चों, अब आया यकीन? फारसी, पर्शियन। इसका मतलब कि अगर यह दीवार हटा दी जाए तो आज भी शमशेर बाहर आ सकता है। बिल्कुल। ओह बकवास। लेकिन प्रोफेसर खान की सोच कुछ अलग ही थी। अगर ऐसा सचमुच हो जाए तो। इसी बीच रेस्ट हाउस में वल्लभ, ओ वल्लभ, लगता है मेहमान आ गए हैं। आ रहा है शल्लभ। प्रोफेसर ने बोला था कि हमें यहाँ 2 नौकर मिलेंगे। अरे कॉलेज की बस की बजाय नीली वैन यहाँ तो कोई और ही आए लगते हैं। हाँ शल्लभ। फिर जैसे ही वल्लभ और शल्लभ वैन के निकट पहुंचे तभी धप धाड़ आह उफ तत्पश्चात ठक ठक ओह आह हाय। पेड्रो, इन दोनों की मुझके कस कर स्टोर रूम में डाल देता हूँ, तुम वैन की झाड़ियों में छिपा दो। ओके ब्रदर। फिर कुछ ही देर बाद वल्लभ, बस आ गई। यस शल्लभ ब्रदर, आओ जी आओ, आप सबका सुस्वागतम। कुछ देर बाद, साहब डिनर तैयार है। ठीक है तुम खाना लगाओ, हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। फिर किचन में, लेकिन प्रोफेसर अचानक तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रदर, तुम हमारे बाकी के 25,000 के साथ साथ अपना भी लाखों का नुकसान कर रहे हो। नाउ गो, नो आर्गूमेंट। जैसा मैंने कहा वैसा करो, वैसा ही करो। उसके बाद वह साया वहाँ से चला गया और वे दोनों खाना परोसने के काम में जुट गए। ब्रदर, वह साला तो। फिक्र मत करो पेड्रो, मैं उससे बाकी के 25,000 वसूल के ही रहूँगा। उसी रात लगभग 4 बजे पेड्रो की वैन रेस्ट हाउस से एक और उड़ी जा रही थी। हा हा हा। इस समय सभी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे और जब वे सुबह सोकर और फिर दोनों अचानक ही चौंक पड़े। ब्रेक लगाओ ब्रदर। लेकिन ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी पेड्रो को। उफ उफ हा हा घर। यह शमशेर था। निकल भागो पेड्रो, या धाड़। परंतु नहीं, पेड्रो भाग नहीं सका। खच धाड़। उस शैतान ने उसका सिर ही उखाड़ दिया उसके धड़ से। इधर झूम, अरे बाप रे बाप। इससे पहले कि वह बचने की कोशिश कर पाता, वैन उसे कुचलते हुए सामने की चट्टान से टकरा कर धड़ाक, सैकड़ों फीट गहरी खाड़ी में जा गिरी। हड़ाक। इधर सुबह तड़के ही रेस्ट हाउस में हंगामा मच गया। माय गॉड, मेरा नेकलेस चोरी हो गया, मेरी रिस्ट वॉच। हाँ, मेरी पर्स में पूरे 2,500 थे। जरूर यहाँ के नौकरों का काम है यह। लेकिन वे दोनों है कहाँ? चलो तलाशते हैं उन्हें। लेकिन तहखाने पर जब उन दोनों के बजाय उनके कपड़े मिले, जरूर नौकरों के वेश में वह कोई चोर उचक्के थे। फिर नौकर कहाँ गए? मेरे ख्याल से उन दोनों नौकरों को स्टोर रूम में डाल रखा होगा। चलो हम स्टोर रूम में चलकर देखते हैं। गर्ल्स अपने अपने रूम में चली जाए। और इधर बाहर बस में, भाई उठो, अंदर चलो, वहाँ हंगामा मचा है। इधर स्टोर रूम में एक भयानक दृश्य उपस्थित था। ओ गॉड, यह हत्या है या? ये रूम लॉक कर दो। और हाँ, लड़कियों को इस बारे में कोई कुछ न बताए। अभी वो स्टोर रूम से निकले ही थे। सर सर। ओह मधु, क्या बात है मधु, बोलो। वह वो मिसेस पांडे खान मैडम, वो आह, अरे ये तो बेहोश हो गई। मिस्टर भार्गव, आप मिसेस पांडे के रूम में जाइए, मेरी बेगम भी उन्हीं के साथ थी। और जब मिसेस पांडे के रूम का दरवाज़ा खोला गया, ओ गॉड, मिसेस पांडे की भी हालत वल्लभ और शल्लभ जैसी है। परंतु ये कत्ल किया किसने? और खान मैडम कहाँ है? मैं खान सर को खबर करता हूँ।
यहाँ पर शमशेर के आने के बाद की ये थोड़ी सी स्टोरी में रिकैप कर देता हूँ। ये एक नौजवान भागता हुआ टायर के नीचे कुचला जाता है सामने की चट्टान से टकराकर। वो बस भी सैकड़ों फीट गहरी घाटी में जा गिरती है। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सीन बनाया गया है। एक गिरगिट ऊपर से सैकड़ों फीट नीचे का फिगर, इसको बोलते हैं ड्राइंग, पच्चीकारी, चित्रकारी। इधर सुबह होते ही गेस्ट हाउस में हंगामा मच गया। हाय, मेरे पर्स में पूरे 2500 थे। मेरी रिस्ट वॉच, माई गॉड, मेरा नेकलेस चोरी हो गया। जरूर ये नौकरों का काम है, लेकिन ये दोनों है कहाँ? चलो तलाशते हैं उन्हें। लेकिन तलाशने पर उन दोनों के बजाय उनके कपड़े मिले। जरूर नौकरों के वेश में वो कोई चोर के चक्के थे। फिर नौकर कहाँ गए? मेरे ख्याल से उन्होंने दोनों नौकरों को स्टोर रूम में डाल रखा होगा। चलो हम स्टोर रूम में खोलकर देखते हैं। गर्ल्स अपने अपने रूम में चली जाए। और उधर इसके बाद की कहानी को मैं बता चुका हूँ कि स्टोर रूम में भयानक मर्डर का दृश्य रहता है। और वो प्रोफेसर को कोई लड़की आके बताती है बदहवासी की हालत में, और बेहोश हो जाती है। तो वो प्रोफेसर डिसाइड करते हैं मिसेस पांडे के रूम में जाने पर। तो मिसेस पांडे के रूम में जाते हैं तो उनका भी भयानक ढंग से कत्ल हो चुका होता है, बुरी तरीके से। खबर मिलते प्रोफेसर खान भी वहाँ पहुँचे। माय गॉड, मेरी बेगम भी तो इन्हीं के साथ थे। फिर वो हम खान मैडम को ढूंढते हैं। मुझे तो यह किसी इंसान का काम नहीं लगता है। कई खंडहरों के तहखाने का शैतान तो नहीं जाग उठा है, परंतु वह दीवार तोड़कर बाहर कैसे निकल सकता है? फिर रेस्ट हाउस के भीतर और बाहर काफ़ी देर तक मैडम खान की तलाश करने के बाद वे वापस लौट आए। ओह, कहाँ जा सकती है वो? साहब, मेरे विचार से हमें एक बार फिर खंडहरों में जाकर देख लेना चाहिए। आप ठीक कहते हैं बाबा, शायद वह, ओह, खुदा ना करे कि उसे कुछ हुआ हो। कुछ ही देर बाद कॉलेज की बस महल की ओर जाने वाली मार्ग पर दौड़ी जा रही थी, जिसमें माली बाबा, मनोज, प्रोफेसर खान और ड्राइवर इत्यादि सवार थे। मनोज, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। आप फिक्र न करें सर, वहाँ प्रोफेसर भार्गव के साथ संतोष, राजेश और कुलकर्णी भी है। जब बस शहर के खंडरों के निकट पहुंचे, ओह, वहाँ भीड़ कैसी लगी है। जरूर कोई हादसा हुआ है, वरना पुलिस मौजूद न होती। बस से उतरकर वे लोग जैसे ही भीड़ के मध्य पहुंचे, प्रोफेसर खान चीख उठे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर, लाश को मत हाथ लगाइए। आप लोगों की तारीफ, इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ पिकनिक पर आए थे, परंतु यहाँ तो। फिर मनोज ने इंस्पेक्टर को चोरी, गेस्ट हाउस के दोनों नौकरों तथा मिसेस पांडे की हत्या के संबंध बता दिए। फिर मैं अंत में चकित स्वर में बोला, और जब हम खान मैडम को तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँचे, परंतु समझ में नहीं आता, खान मैडम यहाँ तक कैसे पहुँची और उनकी ये हालत। तुम मुझे इस हालत तरह नहीं छोड़ के जा सकती सलमा। आह सर, यह तो बेहोश हो गए। इन्हें कॉलेज की बस में लिटा दो, हरी अप। प्रोफेसर खान को बस में लिटाकर मनोज और इंस्पेक्टर आदि खंडहरों के भीतर तक खाने के द्वार पर पहुंचे। उफ, किसी ने तहखाने की दीवार तोड़ निकाली और यहाँ कैद शैतान भाग निकला। उफ, माली बाबा, तुम फिर शुरू हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि सारी हत्याएं उसी शैतान ने की है, और यदि वह अब भी रेस्ट हाउस में होगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये क्या करे तुम इंस्पेक्टर साहब? यह नवाब शहरयार के ज़माने की दास्तान सुना रहे हैं। खैर माली बाबा, आप प्रोफेसर खान को लेकर रेस्ट हाउस में पहुंचिए। मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ तुरंत आता हूँ। हाँ, यूँ भी मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। न जाने कहाँ क्या हाल होगा। इसी बीच रेस्ट हाउस में, कामनी, जल्दी नहाकर निकलो, मुझे भी नहाना है।
फ्रेश होना है। ओह, बस थोड़ा देर और ठहरू रड़ू, अगले ही पलाव तत्पश्चात या तो उस बेचारी का बाथरूम टब में ही कत्ल हो जाता है बेरहमी से। मनोज और प्रोफेसर खान खंडहरों में न जाने क्या क्या दिखने चले गए थे, और जब कामिनी बाथरूम में घुसकर बोर हो रही थी, यदि मालूम होता कि यह पिकनिक इतना बोरिंग होगा तो मैं इनके साथ कभी ना आती है। फिर इधर खंडहरों में इंस्पेक्टर मनोज साहब, यह अच्छा हुआ कि आपने किसी पर मेरी असलियत जाहिर नहीं की। मेरे कॉलेज में कोई नहीं जानता कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूँ। बाय द वे, आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, जबकि हमें वहाँ रहकर भी कत्ल के बारे में नहीं पता चला था। हमें एक ट्रक ड्राइवर ने सुबह 5 बजे आकर बताया कि इस मार्ग पर एक कुचली हुई लाश देखी है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, वहीं मुझे इस लाश के बारे में पता चला। अब मैडम की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए शहर भिजवा दीजिए। ठीक है, एम्बुलेंस आने तक मैं लाश का निरीक्षण कर लेता हूँ। मनोज और प्रोफेसर खान खंडहरों में न जाने क्या क्या देखने चले गए, और अब यह कामिनी बाथरूम में घुसकर बोर कर रही है। यदि मुझे मालूम होता कि यह पिकनिक इतनी बोर होगी तो मैं इनके साथ कभी ना आती। इधर खंडहरों में इंस्पेक्टर साहब, यह अच्छा हुआ कि आपने किसी पर मेरी असलियत जाहिर नहीं की। मेरे कॉलेज में भी कोई नहीं जानता कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूँ। बाय द वे, आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, जबकि हमें यहाँ रहकर कत्ल के बारे में नहीं पता चला था। हमें एक ट्रक ड्राइवर ने सुबह 5 बजे आकर बताया था कि उसने इस मार्ग पर कुचली हुई लाश देखी है। मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया, वही कुछ मिस्टेक मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। हमें एक ट्रक ड्राइवर भेज दीजिए। हमें एक ट्रक ड्राइवर ने सुबह 5 बजे आकर बताया कि इस मार्ग पर एक कुचली हुई लाश है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, वहीं मुझे इस लाश के बारे में पता चला। मैडम की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए शहर भेजना है। ठीक है, एम्बुलेंस आने तक मैं लाश का निरीक्षण कर लेता हूँ। मैडम, ये कह जाएंगे तुम लोग क्लास में बहुत डाउन है।